हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज का करते हैं ताकि हमको संबंध और फलन अच्छे से आ सके। इसके विषय में हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा समुच्चय, जो कि हम पिछली क्लास कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा-सा इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे बात करेंगे समुच्चय की, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के मतलब समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा नॉलेज कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे समुच्चय की। तो समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। अच्छा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। समुच्चय एक विशेष प्रकार का संग्रह है, यानी एक प्रकार का विशेष संग्रह या समूह या आंकड़े किसी विशेष गुणधर्म के अनुसार संग्रह किए जाने वाले आंकड़ों को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब एक विशेष गुण हो उनमें, जैसे कह देते हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों का संग्रह, या जैसे कहते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो ये सारे के सारे क्या हैं? भाई थे, तो यानी इनका क्या है? संग्रह। तो एक प्रकार के ये सभी क्या है? समुच्चय। अच्छा, हम इसे दर्शा देते हैं। अब समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं हमेशा? तो समुच्चय के गुण क्या होते हैं? समुच्चय पहली बात तो ये समझ लो, विशेष प्रकार का संग्रह। विशेष गुण धर्म के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार संग्रहित किए गए, संग्रहित किए गए आंकड़े आंकड़े समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय समुच्चय कहलाता है। यानी विशेष प्रकार से संग्रहित किया जाना आंकड़ा। जैसे हो गया आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सारी की सारी क्या होती है? समुच्चय। यानी अगर विशेष उनके गुण होता है, जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं में बात करें तो उनका एक विशेष गुण है कि इनका प्रयोग हम गणना करने के लिए कर सकते हैं, तो ये इनका विशेष गुण हो गया। तो इनको अगर संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो जो तैयार रूप होता है वो हमें हमें समुच्चय वो दर्शाता है। अगला चलते हैं समुच्चय के गुण क्या होते हैं। समुच्चय के गुण क्या होते हैं? पहला समझ लो गुण। नंबर 1, समुच्चय को समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ये पहला है गुण। जैसे करके आप लिख सकते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैडस। मतलब ये हमको क्या दर्शाता है? जो कैपिटल लेटर है n, ये हमको बताता है कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसे n से दर्शाते हैं। दूसरा गुण ये है कि समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर रखें। यानी है इसमें आपको दर्शाया गया है, इसमें समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले ब्रैकेट में, यानी मझले कोष्ठक में, मझले कोष्ठक
में दर्शाते हम्म, दर्शाते मतलब हमेशा इनको मंझले कोष्ठक में दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गए गुण कि हमेशा किस में दर्शाएंगे, मंझले कोष्ठक में दर्शाते हैं। समुच्चय को जो आपका प्रतीक होता है यानी बड़े अच्छे से लिखते हैं, जैसे n बराबर हो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, समुच्चय। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, समुच्चयों के प्रकार में कैसे समुच्चय को आप प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, दो रूप में कर सकते हैं। एक तो होता है निर्माण रूप, एक होता है रोस्टर रूप यानी सूचीबद्ध। तो हमारे पास समुच्चयों को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, एक होता है निर्माण रूप और दूसरा होता है रोस्टर या सूची वाला। तो हमारे पास निर्माण रूप में क्या होने वाला है, समझो। निर्माण रूप का मतलब कोई विशेष गुण के आधार पे उसको केवल लिख दिया जाता है कि ये आपका क्या है, समुच्चय। जैसे हमने कह दिया जाए इसके रूप के लिए x अनुपाते x एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो ये हमको क्या बताता है, ये आपको केवल गुण के आधार पे बताता है। इसमें लिखने में क्या है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो ये हमको क्या करना है, इसमें ये नहीं बता रहा है कि पूरा लिख के दे रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, निर्माण। यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यानी इसके अंदर ए से लेकर के जेड तक के सारे अक्षर होंगे। तो अगर इस रूप में लिखा जाता है तो उसको कहेंगे निर्माण रूप। किसके लिए, समुच्चय का ये जो रूप है इसको कहलाता है निर्माण रूप। अगर इसी का हम लिखें रोस्टर रूप अगर लिखेंगे तो हमको इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो हम जैसे मान लिए इसको दर्शा दिए यू से, या कुछ भी ले लो। मान लीजिए हमने ले लिया इसको ए कर दो समुच्चय रूप, क्योंकि बड़े अच्छे से। तो इसके अंदर जितने भी सारे अक्षर होंगे, अगर इसका रोस्टर रूप लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई डैश करके, यानी हमारे पूरे अक्षर आएंगे। तो ये जो रूप है ये क्या है, रोस्टर रूप, यानी उसके सारे अवयव अलग अलग दिखाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समुच्चय रोस्टर रूप। और जिसमें केवल उसके गुण को व्याख्या की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, निर्माण रूप। चले आगे चलते हैं। ये हो गया समुच्चय के रूप। अच्छा, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं ये भी समझते हैं। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, जैसे आपका होता है, इसके अंदर आता है रिक्त समुच्चय। क्या आता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो, मतलब वो पूरी तरह से खाली होगा। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसे हम कह दें कि प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, या कह देते कि प्राकृतिक संख्याओं में सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सॉरी, पीछे वाला गलत हो गया है। यानी अगर हम कह दें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं में केवल और केवल गणना करने वाली संख्याएं होती हैं, जो कि अपरिमेय कभी नहीं होती। आगे करते हैं, रिक्त समुच्चय में बात करेंगे तो हमारे पास रिक्त समुच्चय में क्या होने वाला है, रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है, यहाँ से वह समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव तो समझ गए हैं आप, अवयव ना हो।
तो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे इसको दिखा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे x अनुपात x एक समअभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। एक सम अभाज्य संख्या है। ये गलत है। x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है जो जीरो से जैसे x अनुपात x ये बराबर कर लेते हैं। x अनुपात x एक विषम संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य है। यानी इसमें आपका क्या कह रहा है? x अनुपात x एक विषम संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य है। अतः इसमें क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो विषम भी हो और दो से कट भी जा रही हो, क्योंकि विषम संख्याएं दो से कटती नहीं। अगली चीज ये देखना हमको, हमेशा इसको जो रिक्त समुच्चय होता है उसको फाई से दर्शाते हैं। फाई मतलब ये, मतलब हमेशा इसको इस फाई से दर्शाते हैं। तो ये किसके लिए होता है? रिक्त समुच्चय के लिए। दूसरा होता है रिक्त से हो गया समान समुच्चय। क्या होते हैं समान समुच्चय? समान समुच्चय, समान समुच्चय का मतलब यह है जिनके दोनों के अवयव क्या हो? सेम हो। सेम मतलब उसके एक अवयव है, एक में जैसे ए बी सी डी तो दूसरे में भी हो क्या? ए बी सी डी। मतलब कहने का जैसे ए बराबर है 1 2 तो बी भी क्या हो? 2 1 या 1 2। तो ये क्या है? समान समुच्चय, क्योंकि इनके अंदर सेम अवयव या सेम इनके अंदर जो भी है संग्रह किए गए हैं वो क्या हो? बराबर हो, एक जैसे। तो समान समुच्चय होता है। एक आता है समतुल्य। समतुल्य समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में केवल अवयव की संख्या की गणना की जाती है। मतलब जैसे आपके पास हो गए 1 2 3, ये 3 अवयव हो गए, और बी में भी आपके पास हो गए ए बी और सी। यानी ये आपके क्या है? समतुल्य। समतुल्य का मतलब एक जैसे हैं, मतलब दोनों में अवयव की संख्या सेम है। जैसे इसमें 3 है, ये आपका हो गया, यानी बराबर कितने हैं? 3 है। और यहाँ भी यानी बी बराबर के नंबर ऑफ समुच्चय बी, ये कितना भी है? इसमें भी 3 है, यानी दोनों में अवयवों की संख्या यदि सेम है तो ये आपके क्या है? समान समुच्चय। अगली चीज करते हैं समान समुच्चय और रिक्त समुच्चय।
एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय आपका जिसमें केवल एक ही अवयव, जैसे आपका ए बराबर दिया हो एक, तो ये सब क्या है एकल समुच्चय, या बी बराबर दिया 0, तो ये भी क्या है एकल समुच्चय। 0 आपका रिक्त समुच्चय नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर का अवयव है, और अवयव अकेला हो तो भी वो समुच्चय का रूप धारण कर सकता है, भले ही वो क्यों 0 ही ना हो। आगे चलिए, ये समुच्चय के थोड़े बहुत प्रकार हो गए। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित का क्या होता है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय उन्हें कहते हैं जिनके अवयवों को गिना जा सकता है। जैसे आपका हो गया ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे सारे क्या हैं परिमित, यानी आप इनको गिन सकते हो। दूसरा है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय मतलब जैसे आपके पास है बी बराबर 1 2 3 4 5, अब इसमें आप इसे गिन नहीं सकते, यानी इनकी गणना ना किया जा सके, उस समुच्चय को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये आपका परिमित हो गए, अपरिमित हो गए, ठीक। ये होता है इसके लिए परिमित समुच्चय। आगे चलते हैं, बात करते हैं जैसे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, कुल मिला के सार्वत्रिक समुच्चय को आप ये कह सकते हैं कई समुच्चयों का संग्रह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कई समुच्चयों का क्या है संग्रह, उसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे कि आपके पास यू यूनिवर्सल होता है, मैंने आपको ऐसे रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास जैसे इसके तहित अगर समुच्चय बने हों, ए बराबर 1 2 3 1 2 3, बी बराबर दिया है 4 5 6, तो ये जो दोनों समुच्चय हैं ए और बी वो यू से ही बने, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये जो यू है क्या है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। अगली बात करते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय यदि कोई समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसमें एक का प्रत्येक अवयव दूसरे में उपस्थित, मतलब एक का प्रत्येक अवयव दूसरे में उपस्थित हो, तो क्या कहलाता है उप समुच्चय। ए का उप समुच्चय मतलब एक इसका उप समुच्चय है यू का, मतलब ए सबसेट यू, यानी ये क्या कहता है ए यू का क्या उप समुच्चय। और अगर हम बात करें यू ए का क्या है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्यों? क्योंकि अगर किसी भी अवयव के आपको लिए हैं तो आपका क्या कहलाएगा, वो उसका उपसमुच्चय होगा। और जिसके अवयव दूसरे में उपस्थित हों तो उसको कहते हैं अधिसमुच्चय। तो उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय चीज हो गई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको आगे और बाकी चीजें पढ़नी। आगे बात करते हैं, हमारे पास अधिसमुच्चय उपसमुच्चय ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास कुछ मेन चीजें हैं, उनको समझ लेता हूँ। जैसे आपके पास हो गए ये गोलों के माध्यम से हम आपको अच्छी तरीके से समझाएं। ये हो गया और एक ये है, इसके अंदर ये हो गया, ठीक। और ये है, ये लो, एक ये हो गया, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लीजिए आपका ये यहाँ पे दोनों कॉमन चीज, ये जो कॉमन चीज है आपका जैसे ये, इसको हम क्या कहेंगे
ये भरा हुआ भाग ये आपका क्या होगा, दोनों का कॉमन। तो जैसे एक हो गया ए और ये हो गया बी, तो इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो आपका ये है उल्टा यू, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी दोनों में उभयनिष्ठ। तो ए और कमा बी मतलब जैसे आपके अंदर रख दिया जाए अंकों को, जैसे आपके पास है 1 2 3 4 और इधर है 5 6 7। तो ये आपके जो 3 और 4 है, यानी इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, 3 का 4। ये क्या है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ। अगर इसमें बात करें, जैसे आपके अंदर है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये मान लीजिए आपके अंदर का है, ये जो है ये मतलब समुच्चय था ए और ये था बी। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कुल समुच्चय तैयार होते हैं, यानी कुल अवयव हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये सभी क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ने को कहते हैं यूनियन। यानी इसको आप इस तरह दर्शाएंगे, ए यूनियन बी, मतलब ये कुल मिला के आपका योग है। तो इसके अंदर कितने अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सारे के सिरे क्या है, यूनियन हो गए, इनका योग हो गए। अगर बात करते हैं इसमें, तो ये आपका क्या कहला गया, जैसे ए है बी है और ये आपका पूरा हो गया यू, यानी यूनिवर्सल। तो ए जो है आपका यू का क्या है, उपसमुच्चय। बी भी क्या है, यू का उपसमुच्चय। अब बात करते हैं थोड़ा माइनस करने। माइनस कैसे करना है, हमारे अंदर माइनस को कैसे निकालते हैं, यानी हमको आगे देखना है अंतर। ये तो उभयनिष्ठ था, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ। इसको क्या कहते हैं, योग या सम्मिलन। योग कह लो या सम्मिलन कह लो, यानी जोड़ हो गए। अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। अंतर मतलब जैसे आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इससे ज्यादा समझ में आएगा। कि अंदर जैसे समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 और बी है आपका 3 4, बस मान लीजिए इतना है। यदि हमको इनका अंतर निकालना है ए माइनस बी, तो बराबर क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 हो गया, माइनस 3 4 हो गया। अब देखो इसमें क्या, ये चीज मिला और इस चीज मिला, दोनों मिल गए। तो केवल इनको हटा देना, जो मतलब बी वाले के अवयव हों वो ए से अगर मिलते हैं, जितने अवयव उनको ए से हटा दो, जो शेष ए में बच जाए वही उसका अंतर। यानी अगर बात करें तो इसका आंसर आने वाला है केवल 1 2 5 बस, क्योंकि हमने जो बी से मिलते थे 3 4 इनको केवल हटाया गया है और शेष रख लिया गया। बाकी बी में कितने हैं इससे कोई लेना देना नहीं, बस बी के वो अवयव ए से हटाने होते हैं जो मिल रहे हैं बस। ये हो गया आपका अंतर। अब बात करते हैं थोड़ा क्रमित गुणन। क्रमित गुणन, क्रमित गुणन। अब हम थोड़ा सा 12 के सिलेबस में पहुंचे। अब इसमें करना क्या है, क्रमित गुणन में ये हमको सीख लेना है थोड़ा सा। क्रमित गुणन में क्या होता है, क्रमित गुणन में होने वाला है जैसे ए क्रॉस बी, इसको कहते हैं क्रमित गुणन। क्रमित गुणन क्या होता है, क्रमित गुणन होता है ए का पहले, यानी पहले समुच्चय का पहले अवयव और दूसरे समुच्चय का दूसरे अवयव होता है गुणन करने में, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे एग्जाम्पल देने में ज्यादा समझ में आता है। जैसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया ए का, बी का मान हो गया 5 6 कर लेते, चलो इसको क्रॉस करा देते, ए क्रॉस बी, यानी हम लिखेंगे सेम उसी तरह इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, क्रॉस 5 6 हो गया इतना। अब इनका क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस करने से क्या मिलेगा, एक
क्रॉस करने में मिलेगा। एक का हम करेंगे पहले, एक का जाएगी 5 के साथ, यानी 1 5, एक का 5, और दूसरा है एक का इसी तरह से, तो एक, और 2 का इसी तरह 2 5 2 6 3 5 3 6 और 6 और 5। ये हो गया इनका क्रॉस ओवर। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं संबंध की, रिलेशन। संबंध मतलब क्या होता है, जब आपका क्रमित गुणन में जब जैसे कोई अवयव उपस्थित है, या पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से किसी भी प्रकार संबंधित होता है, तो ऐसे उसको कहते हैं संबंध। मतलब आपका जैसे ए क्रॉस बी में, यदि आप जैसे बात करते हैं ए क्रॉस बी में, यदि आपके पास क्या है ए क्रॉस बी में, अगर आपका इस प्रकार मिलता है कहीं अवयव ए कामा बी या सी कामा डी, तो इसमें आपके ये अवयव जो दर्शाता है ए कामा बी, तो ए बी से क्या है संबंधित है, तो इस प्रकार के अवयवों को क्या ये जो दर्शाते हैं ये क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो संबंध का मतलब इसमें समझ लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये संबंध दर्शाता है। दूसरी चीज, हमको संबंध को एक विषय में और दर्शाते हैं कि संबंध का रीजन क्या होता है। जैसे आपके पास ए और बी दो आपके अलग अलग समुच्चय हैं, ए है ये बी है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक, यहाँ है ए बी सी डी और ई, मान लीजिए इतने हैं। यदि आपका ए इससे मिल गया, बी 2 इससे है, 3 इससे है, और ये आपका इससे, तो ये इस प्रकार का ये फलन जो होता है एक प्रकार का क्या कहलाता है, संबंध कहता है। इसे फलन नहीं कहेंगे, उसे संबंध दर्शाता है केवल। इसका अगर ए क्रॉस होगा ए क्रॉस बी के साथ, यानी ये आपके जो अवयव उपस्थित मिलेंगे, तो ये आपको क्या दर्शाता है, केवल संबंध दर्शाता है। संबंध में क्या होने वाला है, इधर के जो ये इधर के जितने भी अवयव होंगे, ये मतलब ए वाले समुच्चय के, इसको कहते हैं प्रांत। इसको क्या बोलते हैं, प्रांत। इसे क्या बोला जाता है, प्रांत। और जो आपके ये जितने सारे अवयव हैं, जैसे बात करते हैं इसमें कि ये लो, ये आपके पास जितने भी अवयव हैं जिनसे ये संबंधित होता है, उनको कहते हैं, इनको कहते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। इसे क्या बोलते हैं, सहप्रांत। तो ये संबंध का रीजन है। संबंध में क्या दर्शाते हैं, ये प्रांत हो गया, उधर क्या है, सहप्रांत। सॉरी बाय मिस्टेक, इसे सहप्रांत नहीं बोलते हैं। हाँ, जो आपका प्रांत है इधर, ये प्रांत से जो संबंधित होते हैं दूसरे वाले तरफ के अवयव, उनको कहते हैं परिसर। ये जो ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या है, ये परिसर। इनको क्या कहा जाता है, परिसर। तो ये परिसर है। और जो ये आपका पूरा का पूरा जो जितना है, ये आपको क्या कहलाएगा, सहप्रांत। यानी ये क्या कहलाता है, सहप्रांत। इसको कहते हैं सहप्रांत। तो आपका इधर वाला क्या है, प्रांत है। उधर के जो ये आपके अंदर हैं, जिसे ये संबंधित होते हैं प्रथम वाले समुच्चय के अवयव दूसरे वाले से, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, परिसर। इनको रेंज भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, सहप्रांत यानी कोडोमेन। इनको बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन और डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत। अच्छा, इसमें बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हैं, प्रांत हैं। अगर बात करें इसको अलग से लिखेंगे तो प्रांत आपके पास कौन कौन से आते हैं इसमें, 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रांत हैं। और ये
इधर साइड है तो इनको क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर में आपके पास कौन कौन है? ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या हैं? परिसर। और जो शेष बचे हैं यानी ये पूरा का पूरा आपका ये जब खाना है तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा सह प्रांत। क्या कहलाता है? सह प्रांत। सह प्रांत। सह प्रांत में कौन कौन से अवयव आने वाले हैं? इसमें आपके पास है ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे क्या हैं? सह प्रांत। तो ये चीज होता है। ये आपका हो गया संबंध। संबंध में अगर बात करें, अगर आपके पास, हमको अब थोड़ा सा 12 के सिलेबस में आ रहा है। 12 की शुरुआत किससे होती है ये समझ लेते हैं। संबंध तो ठीक है, तो संबंध में भी शुरुआत होती है कि तुल्यता संबंध, स्वतुल्य सम्मित, ये जैसे। तो हमको केवल आपकी क्लास में केवल ये मिलेगा सीधे तौर पे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होता है ये समझ लो। तुल्यता संबंध के लिए हमको 3 चीजें सिद्ध करनी पड़ती हैं। ये पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य। दूसरा है सम्मित। सम्मित। एक होता है संक्रामक। यानी कहीं पे ये संक्रामक भी लिखा होता है, इसलिए ज्यादा परेशान ना हूं। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमित या संक्रामक। स्वतुल्य के लिए रीजन क्या होना चाहिए? इसके लिए रीजन ये है कि अपने जो आर में इस तरह की चीजें मिले, मतलब जैसे आर में जो आपके अवयव हैं, आर का मतलब संबंध है, जो संबंध जैसे ए क्रॉस ए, या इसको ऐसे दर्शा देते हैं एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। आर का मतलब क्या है? ए क्रॉस ए, मतलब जो भी आपका क्रमित गुणन होगा उसके अंदर हमें इस तरह का अवयव मिलना चाहिए, एक्स कामा एक्स, मतलब सेम संख्या वाला, जैसे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 एक्स्ट्रा। तो ऐसे समुच्चय, मतलब जो भी आपके अवयव मिलेंगे संबंध के अंदर, वो आपका स्वतुल्य सिद्ध कराता है कि ये जो संबंध है वो क्या होगा? स्वतुल्य। सम्मित के लिए क्या करते हैं, इसको समझते हैं। सम्मित में क्या होना चाहिए? एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, यानी एक्स कामा वाई जैसे 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, यानी संबंध में होना चाहिए। और इसका उल्टा भी होना चाहिए, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। एक्स कामा वाई कामा एक्स, इसे आप दिखा सकते हैं इस तरह, 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, या 2 कामा 1 बिलोंग टू आर। बिलोंग का मतलब होता है से संबंधित। ये जो आपका है इसको बिलोंग टू बोलते हैं, यानी ये से संबंधित। तो संबंधित ऐसे होना चाहिए कि उसके अंदर ए क्रॉस ए में जो भी आर हो, उसके अंदर 1 कामा 2 हो, 2 कामा 1 हो, यदि दोनों मिलते हैं तो सम्मित होगा। अगली चीज है संक्रामक में आपको ये चीजें दिखानी पड़ेगी। एक्स कामा, यस यस, और भी करो, यस, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, और एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर। इतनी सारी चीजें इसमें मिल, मतलब एक्स वाला वाई से संबंधित हो, वाई वाला जेड से संबंधित हो, और एक्स वाला जेड से संबंधित हो। एग्जाम्पल में अगर देखे जाए, जैसे आपका 1 कामा 2 बिलोंग टू आर ऐसे मिल जाए, कहीं पे 2 कामा 3 ऐसे मिल जाए, और 1 कामा 3 अगर ऐसे मिलते हैं, संबंधित हैं आर से, तो आपका ये जो संबंध होगा वो आपका क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा है। इतनी सारी चीजें, अगर ये तीनों के तीनों मिलते हैं तो सारी की सारी अगर संख्या मिल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? तुल्यता है। तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। अगर ये सारी चीजें मिल गई तो ये पूरा सारा का सारा संबंध क्या बन जाएगा? तुल्यता संबंध। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, और जो चीजें ना ही हो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा प्रयास करने के लिए
बताएं, जहाँ पे आपको दिक्कत हो पूछें। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय